नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं 2000 के नोट का जो विड्रॉल किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसके बारे में समझेंगे। ये आरबीआई ने प्रेस रिलीज इशू किया है, इसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे कुछ लिमिट भी लगाई है और टाइम बाउंडेशन भी है कि कब तक जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ समझेंगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर क्या लिमिट होगी, किन किन कैश को जमा करा सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप 2000 रुपये के नोट जमा कराते हैं तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजंस को भी देखना होगा। उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपको नोटिस भी आ सकता है। तो चलिए समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई 2000 के नोट का जो सर्कुलेशन है उसको विड्रॉल कर रही है, लेकिन इसको लीगल टेंडर के रूप में कंटिन्यू किया जाएगा। कब तक कंटिन्यू किया जाएगा? मतलब 2000 के नोट को आप रिसीव कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, 2000 का नोट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो इकोनॉमी के अंदर मनी का सर्कुलेशन सही से हो, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि गवर्नमेंट ने इस 2000 के नोट को बंद कर दिया है छापना, और इसकी प्रिंटिंग 18-19 के अंदर बंद हो गई है। लगभग मैं बता दूं 10.8% के आसपास जो है वो सर्कुलेशन अभी भी है। 31 मार्च 23 तक 2000 के नोट का सर्कुलेशन अभी भी है। गवर्नमेंट 2000 के नोट को विड्रॉल कर रही है, ठीक है। उसको आपको जमा कराना पड़ेगा या फिर एक्सचेंज करना होगा बैंक में। किसी भी बैंक में जाके आप करा सकते हैं अपने अकाउंट में, या किसी दूसरे बैंक में भी जाके एक्सचेंज करा सकते हैं आप आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। इसमें टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट तो ये है 23 मई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप 30 सितंबर 23 तक बैंक में जमा करा सकते हो या फिर एक्सचेंज कर सकते हो। इसमें एक्सचेंज की लिमिट है। एक्सचेंज की लिमिट ये है कि अगर आप एक्सचेंज कराने जा रहे हो तो 20,000 रुपये तक ही एक्सचेंज करा सकते हो, मतलब 10 नोट ही एक्सचेंज करा सकते हो। अगर आपको एक्सचेंज करा के कोई दूसरा नोट लेना है, जैसे 500 या 1000 का, तो 20,000 तक ही एक्सचेंज करा सकते हो। डिपॉजिट कराने की कोई लिमिट नहीं है, आप बैंक में जाके उसको डिपॉजिट करा सकते हो 2000 के नोट को। का जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ जाके आप डिपॉजिट करा सकते हो। एक्सचेंज आप किसी भी बैंक में जाके करा सकते हो। अब डिपॉजिट कराए तो क्या सेम ब्रांच में ही कराए या किसी भी ब्रांच में हो जाएगा? जिस ब्रांच में अपना अकाउंट है उसी ब्रांच में करा ले। आरबीआई बोल रही है कि देखो, आप डिपॉजिट जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो उसके किसी भी ब्रांच में आप जाके डिपॉजिट करा सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज कराना है तो किसी भी बैंक में जाके आप एक्सचेंज करा सकते हो। मान के चलो आपका बैंक एसबीआई के अंदर है, तो एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाके आप डिपॉजिट करा सकते हो। और आपको अगर एक्सचेंज कराना है तो किसी भी बैंक में जाके आप एक्सचेंज करा सकते हो। एक्सचेंज की लिमिट 20,000 है, मतलब 10 नोट ही 2000 के एक्सचेंज करा पाओगे। डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, ये तो है आरबीआई का प्रेस रिलीज। अगर आप प्रेस रिलीज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स में क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ इस पीरियड के अंदर अमाउंट। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर आप मनी को डिपॉजिट करा रहे हो तो उसका सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास सोर्स नहीं है, सेक्शन 69A यही बोलता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कोई मनी है, ज्वेलरी है या बिलियन है या कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है और उसका सोर्स नहीं है, सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग, उस केस में ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर, अगर आपके पास एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप अनएक्सप्लेन मनी है या जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हो, उसका सोर्स नहीं है, तो वो आपकी इनकम में ऐड बैक कर देगा, एडिशन कर देगा और वो आपकी इनकम बन जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रोविज़न और भी समझ लेना, आप एक पर्सन से एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते। सेक्शन 269 ST वाली लिमिट है, जिसके अंदर 2 लाख रुपए की लिमिट है। 2 लाख रुपए की लिमिट क्या है कि कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए से ज़्यादा या 2 लाख रुपए रिसीव नहीं कर सकता। किससे? एक पर्सन से एक दिन में, या फिर एक दिन के अंदर टुकड़ों में भी रिसीव नहीं कर सकता। एग्रीगेट भी अगर 2 लाख रुपये हो गया तो भी रिसीव नहीं कर सकता। मतलब मान लो 20-20 हज़ार या 30-30 हज़ार, तो वो रिसीव नहीं कर सकता। साथ ही साथ कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन है, सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब एक बार में ही 2 लाख रुपए, वो भी रिसीव नहीं कर सकता। साथ ही साथ किसी पार्टी, ओकेशन, मैरिज के फंक्शन के अंदर भी वो रिसीव नहीं कर सकता 2 लाख या उससे ज़्यादा। हालांकि कैश लिमिट वाली आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और जो कैश होल्डिंग लिमिट है, घर में कितना पैसा रख सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, उसको जाके देख सकते हो। तो अगर आप इस टाइम पीरियड में 2000 रुपये के नोट जमा कराते हो, उसका आपके पास सोर्स ही नहीं है, आपने बैंक में जमा करा दिया। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड है ही नहीं, आपके बुक्स में कैश इन हैंड है ही नहीं, और आपने 2-2 हज़ार रुपये के नोट बैंक में जमा करा दिए,
तो उस केस में आपके पास नोटिस आ जाएगा, वो जितना भी पैसा जमा कराओगे आपकी इनकम बन जाएगी, इनकम में ऐड बैक कर देगा असेसिंग ऑफिसर और आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप सैलरी के केस में हो, सैलरी अर्न करते हो और आपको बैंक में सैलरी मिलती है और आप कैश जमा करा रहे हो बैंक में, तो उसका सोर्स आपके पास होगा नहीं, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। अगर आपने बैंक से पैसा निकाला है तब तो ठीक है, बैंक से पैसा निकाला ही नहीं है तो उसका सोर्स क्या है, आपको वो सोर्स देना पड़ेगा। क्योंकि अनएक्सप्लेन मनी के केस के अंदर सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग आपकी वो कैश जो जमा कराओगे इनकम बन जाएगी, एडिशन हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। बिजनेस वाले ये ध्यान रखें कि उनके पास बुक्स के अंदर कैश हो, कोई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर है तो वो ड्राइंग अगर ले रहे हैं कैश में तो वो होना चाहिए, तो उनके वो ड्राइंग अकाउंट में कैश होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म से कैश ले रहे हैं तो वो जमा करा सकते हैं अपने बैंक में, क्योंकि वो ड्राइंग उठा रहे हैं कैश वहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ बैलेंस शीट में चेक कर लेना, अपने बुक्स के अंदर चेक कर लेना कैश इन हैंड है कि नहीं है, क्योंकि कैश का सोर्स होना चाहिए। और अगर आप कैश के बिल काटते भी हो या कैश में सेल करते भी हो तो आपको जीएसटी के अंदर क्या किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा का बिल काटते हो कैश में तो रिसिपेंट का नाम, एड्रेस, ठीक है, स्टेट कोड, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। रूल 46 सब रूल ई को देख सकते हो आप। और अगर 50,000 से कम है कैश का बिल, ठीक है, तो उस केस में अगर रिसिपेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका नाम, एड्रेस और स्टेट कोड दिखाए, आप दिखाओ बिल पे, तो रूल 46F के अकॉर्डिंग आपको वो दिखाना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कैश रिसीव भी करते हो तो कैश रिसीव कर रहे हो तो इन बातों का ध्यान रख लो। 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है, इन कंडीशंस में जो मैंने आपको पहले बताई। और जीएसटी के अंदर कैश में बिल काट रहे हो या कैश में सेल है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्लस जो भी मनी आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में उसका सोर्स होना चाहिए, उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर उस कैश को आपकी इनकम बना देगा, आपकी इनकम में ऐड बैक कर देगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स भरना होगा। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।